स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे साइकोलॉजी, जो कि एचटेट के लिए रहेगी। एचटेट क्या, ये सभी जो टेट एग्ज़ाम हैं, किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो HP टेट हो या फिर सी टेट हो या फिर कोई भी UP टेट हो, साइकोलॉजी हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये हर जो टेट एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जो एक क्लास थी वो मैंने ले ली थी पहले, अब उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको लगभग 24 तक क्वेश्चन करवा दिए थे, उससे आगे आज शुरू करते हैं। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो 25 क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पत्ती के जनक कौन हैं। तो संज्ञानवादी पत्ती के जनक कौन रहेंगे? हमारे ऑप्शन हैं वॉटसन, जीन पियाजे व बुर्नर, कोहलर व कोफा, या फिर कोई नहीं। तो इसमें हमें पता है कि जो संज्ञानवाद की जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? पियाजे ने दिया था, जिसमें उन्हें 4 अवस्थाएं भी बताई थी और सभी वे अवस्थाएं इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिनको हम थ्योरी की क्लास में डिस्कस करेंगे। जल्द ही मैं थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करूंगी। पहले हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर कर रहे हैं। अब अगर आपको थ्योरी की क्लास भी करनी है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। तो जो पियाजे है उसने जो ये अवस्थाएं दी थी, तो जो संज्ञानवादी कौन से रहेंगे? पियाजे रहेंगे। लेकिन वॉटसन क्या है? व्यवहारवादी हैं। क्या है? व्यवहारवादी रहेंगे। और कोहलर व कोफा, कोहलर और कोफा किससे रहेंगे? इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, ये गेस्टाल्टवादी रहेंगे। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि कौन सी है? यहाँ पे विधि पूछी गई है। क्या पूछी गई है? विधि पूछी गई है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का जो दर्जा है दिलाने वाली विधि कौन सी है? तो वो विधि कौन सी रहेगी? अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, प्रयोगात्मक विधि या जीवन इतिहास। तो इसमें जो प्रयोगात्मक विधि रहेगी वो रहेगी किसकी? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने में सहायक रहेगी। और जो सर्वप्रथम जो प्रयोगशाला रहेगी मनोविज्ञान की सबसे पहली, वो 1879 में विलियम वुंट ने स्थापित की थी। आपको पता ही होगा, लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में इसको स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो खेलों के माध्यम से सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का या भौतिकता का। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए कि आपके कितने बन रहे हैं। तो सामाजिकता का, नैतिकता का हमें पता है, खेल में बच्चा खेलेगा तो अपने क्या साथियों से, दोस्तों से मिलेगा, तो उससे कौन सा विकास होगा? सामाजिकता का विकास होगा। अगर क्लासरूम में पूछा जाए, विद्यालय या कक्षा में पूछा जाए, तो उससे कौन सा विकास होगा? संज्ञानात्मक विकास होगा। ये भी आपको याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। कौन सा विकास होगा? संज्ञानात्मक विकास होगा विद्यालय और कक्षा में। नेक्स्ट है, 28वां क्वेश्चन है, सन 1879 में वुंट ने किस विधि का व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया था? तो किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया था 1879 में? तो वो रहेगी कौन सी? प्रयोगात्मक विधि रहेगी। और इस विधि से ही मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा मिला था। मैंने अभी ऊपर करवाया ये क्वेश्चन। 1879 में वुंट ने जो प्रयोगशाला स्थापित की थी लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, तो ये कौन सी व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया था? वो रहेगी प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट है, थोंडाइक के अधिगम नियम से सर्वाधिक प्रधानता किसको है? तो अधिगम के जो नियम दिए हैं थोंडाइक ने, वे 3 रहेंगे। जो मुख्य नियम रहेंगे वो 3 रहेंगे। एक रहेगा तत्परता का नियम, दूसरा रहेगा अभ्यास का नियम, अभ्यास या त्रुटि का नियम, और तीसरा रहेगा प्रभाव का नियम। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। तो इसमें सबसे अधिक जो बल प्रधानता है वो अभ्यास और त्रुटि के नियम की रहेगी, जिसमें इसने कहा है कि बच्चे को जितनी ज़्यादा देर अभ्यास करेगा उतनी ही कम गलतियां होती जाएंगी। अगर हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी बच्चा काम करेगा, वह बार बार करेगा तो एक बार ज़्यादा त्रुटि करेगा, फिर दूसरी बार प्रैक्टिस करेगा तो उससे कम हो जाएगी, फिर जो लास्ट में आते आते वो त्रुटि करना बंद कर देगा। तो अभ्यास के नियम का जो सबसे अधिक अधिगम के नियम में सर्वाधिक प्रधानता दी गई है। नेक्स्ट है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह क्या है? शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण। तो जो ट्रांसफर्स ऑफ जो लर्निंग है, जिसको बोला जाता है अधिगम का स्थानांतरण, ये 3 प्रकार के हैं। अधिगम का स्थानांतरण, तो ये 3 टाइप के हैं। एक तो रहेगा जो हमारा ऋणात्मक, दूसरा रहेगा धनात्मक, और जो तीसरा रहेगा वो रहेगा शून्यांतरण, तो स्थानांतरण। तो जो
धनात्मक रहेगा उसमें तो जो हमारा पूर्व ज्ञान है वो वर्तमान ज्ञान में काम आता है। जैसे कि पहले किसी को साइकिल चलाना आता है और अब वह स्कूटी चलाना सीख रहा है, तो जो साइकिल चलाने का जो उसको अनुभव है वो उसकी स्कूटी चलाने में मदद करेगा। या फिर किसी को स्कूटर चलाना आता है, अब गाड़ी चलाना सीख रहा है, तो वो भी उसको हेल्प करेगा किसमें, गाड़ी चलाने में, क्योंकि उसको पता है कि बाइक का कुछ जो स्कूटी है उसको चलाते टाइम भी हम गियर लगाते हैं, स्पीड करते हैं, तो कुछ चीज़ें उसको नॉलेज होगी जिससे कि उसके जो ज्ञान है वो काम आएगा। लेकिन जो ऋणात्मक स्थानांतरण है, ऋणात्मक स्थानांतरण में जो पूर्व का ज्ञान है वो बिल्कुल भी काम नहीं आता किसमें, अभी जो वर्तमान में जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसमें। जैसे कि कोई किसी को रोटी बनानी आती है या खाना बनाना आता है, लेकिन अब वह टीचर बनना चाहती है, तो खाना बनाना और टीचर बनने से कोई रिलेशन नहीं है हमारा, तो इसमें इसका जो ज्ञान है, खाना बनाने का ज्ञान है, वह टीचर बनने में मदद नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। वह उसमें बांधक आता है, मतलब बाधा डालता है। जो पूर्व ज्ञान है वह उसमें जो हमारे वर्तमान ज्ञान में बाधा डालता है, तो वो होता है ऋणात्मक स्थानांतरण। सॉरी, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया वो शून्य स्थानांतरण का था, कि जो अगर उसको रोटी बनानी आती है या खाना बनाना आता है, लेकिन वह अध्यापक बनना चाहती है, कोई भी लड़की, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, तो वो शून्य अंतरण रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ना तो वो बाधक है वह ज्ञान, ना ही उसका हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर बाधक बन जाए तो वो क्या होगा, वो होगा ऋणात्मक स्थानांतरण। अब बाधक में क्या एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे ऋणात्मक ज्ञान व बाधक बन जाए, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे हम। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि जैसे स्कूटर चलाना आता है अब किसी को, लेकिन वो हवाई जहाज चलाना सीख रहा है, तो उसमें स्कूटर और हवाई जहाज का कोई लिंक नहीं है, तो वो उसमें स्थानांतरण में बाधक होगा। तो ये जो एग्जाम्पल रहेंगे हमारे धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण, ये तीनों कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो जो बहिर्दर्शन विधि है, जेबी वॉटसन, वोंट, स्काउट या स्किनर। तो बहिर्दर्शन विधि का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था। जो बहिर्दर्शन विधि है हमारी, ये होती क्या है, बहिर्दर्शन विधि का मतलब होता है किसी भी बच्चे के बाहर के व्यवहार को देखकर उसका अवलोकन करना। किसी भी बच्चे के व्यवहार को देखकर उसका अवलोकन करके ही कोई निष्कर्ष निकालना बहिर्दर्शन विधि कहती है। लेकिन अंतर्दर्शन विधि में जो उसके अंदर की जो बात है, अंतर्निहित बातों को, खुद की बातों को खुद ही जांचना होता है। लेकिन उसमें क्या आ सकती है, उसमें पक्षपात हो सकता है, लेकिन बाहर के व्यवहार से अवलोकन करना बहिर्दर्शन विधि है। और ये दी थी जेबी वॉटसन, जो कि व्यवहारवाद के जनक रहेंगे। जेबी वॉटसन जो हमें साइकोलॉजी ऑफ स्कूल पढ़ते हैं, जिसमें कितने हैं, टोटल 8 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, तो उनमें जो व्यवहारवाद है, बिहेवियरिज्म है, उसके जो प्रवर्तक रहेंगे जेबी वॉटसन, उन्हीं की ये बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित कहाँ है। ये विकलांग संस्थानों से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये रहेगा कहाँ पे, हैदराबाद में। लेकिन प्रयोगशाला पूछी जाए, राष्ट्रीय जो प्रयोगशाला पूछी जाए मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, तो वो रहेगी इलाहाबाद यूपी में रहेगी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का क्षेत्र, तो शिक्षा मनोविज्ञान पूछा गया, आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का एसएमएस परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो हमें पता है वर्तमान में जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का विज्ञान माना गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। नेक्स्ट है TAT, जिसका बोला जाता है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। तो व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है। तो ये 2 प्रकार की विधियां होता है पर्सनैलिटी टेस्ट की, एक प्रक्षेपी विधि, अप्रक्षेपी विधि। जिसमें प्रक्षेपी विधि वो रहेगी, उसका ये पार्ट रहेगा TAT। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आदत होती है संवेदात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। तो हमें पता है आदत क्या होती है, किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना। कोई भी काम हम बार बार करते हैं, डेली कोई काम करते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी आदत होती है। तो पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति को हम क्या बोलते हैं, आदत बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तु को। तो प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है उसका जनक कहा जाता है विलियम वुंट को, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1879 में लीप्जिग विश्वविद्यालय में स्थापित की थी, तो इसीलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है।
और पूछा जाए अरस्तु, अरस्तु के बारे में पूछा जाए तो मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और अरस्तु मनोविज्ञान को उनके आत्मा का विज्ञान मानते थे, ये भी आपको पता होगा। बाल मनोविज्ञान को कहा जाता है बाल विकास, बाल विवृद्धि, मनोविज्ञान या कोई नहीं। तो ये इजी क्वेश्चन रहेगा। बाल विकास क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए फिर से। नेक्स्ट है, शिशु का विकास प्रारंभ होता है। तो शिशु का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? जन्म के पश्चात, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में। इजी क्वेश्चन है। गर्भकाल से प्रारंभ होकर यह जीवन पर्यंत मृत्यु तक चलता रहता है। तो शिशु का विकास गर्भकाल से शुरू होकर मृत्यु तक चलता रहता है। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि या दिगम्य समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो सबसे पहले तो जो इनसाइट थ्योरी है वो किसने दी है? इनसाइट थ्योरी दी थी कोहलर ने। और कोहलर रहेंगे गेस्टाल्टवाद, हमारे जो स्कूल्स हैं या संप्रदाय हैं उससे रिलेटेड रहेंगे। और जो गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है उसका जो उदय हुआ था 1912 में, और इसका जो उदय किया गया था वर्दीमर के द्वारा। वर्दीमर, कोहलर, कोफा, ये सब क्या रहेंगे? गेस्टाल्टवादी रहेंगे। और इसमें पूछा गया कि समस्या की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। तो इसमें समस्या की संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है, और इसमें हर जो स्थिति है उसको पहले संपूर्ण रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, विलियम जेम्स रहेंगे अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, तो वह कौन सी अवस्था रहेगी? सामाजिक मान्यता, सामाजिक मान्यताओं से जुड़ी अवस्था कौन सी रहेगी? हमें पता है सामाजिक मान्यता हमें किस टाइम पर चाहिए? समाज में मान सम्मान इज्जत हमें किस टाइम पर चाहिए? किशोर अवस्था में चाहिए। तो किशोर अवस्था रहेगा इसका आंसर। और जो स्टेनले हॉल है उसी ने किशोर अवस्था को तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था भी कहा है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तूफान, तनाव व संघर्ष की अवस्था, किशोरावस्था को किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है एडोलेसेंस, जिसमें उन्होंने किशोरावस्था के बारे में अध्ययन किया है, और उसके बारे में लिखा है कि क्या है किशोरावस्था, तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था बताया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया था। तो व्यवहार के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया था? सबसे पहले वॉटसन ने किया था, क्योंकि जो स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म है उसके जो जनक रहेंगे कौन रहेंगे? वॉटसन रहेंगे। और वॉटसन ने क्या कहा था? वॉटसन ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। तो इसका मतलब कहने का ये था कि व्यवहारवाद मतलब उसके व्यवहार से हम उसके जो व्यवहार है उसको ऐसे व्यवहार में डालकर उसको कुछ भी बना सकते हैं। तो व्यवहार से क्या होता है? बच्चा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? तो स्टेनले हॉल, मैंने अभी बताया किशोरावस्था के बारे में इन्होंने कहा कि तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था है। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? उन्होंने दिया पुनरावृत्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 में की गई, वर्तमान में नाम क्या स्थापित की गई? तो वर्तमान में उस विश्वविद्यालय का नाम रहेगा कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। पहले क्या था? लिप्जिंग विश्वविद्यालय था। और यहीं पर हमारी जो मनोविज्ञान है उसकी प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुड के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, तत्परता या कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तत्परता और कार्य सीखना। अगर तत्परता होगी कार्य सीखने की तभी तो वो कार्य सीखेगा। कोई भी बच्चे के अंदर कोई कार्य सीखने के लिए तत्पर रहेगा वह तभी तो सीख पाएगा। तो कौन सा इसमें संबंध रहेगा? क्या वह व्युत्क्रमानुपाती हो गया? बिल्कुल नहीं। कार्य सीखने की गति तत्परता से प्रभावित होती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। हाँ, अभिन्न संप्रत्यय तो हैं, लेकिन कार्य इसमें जो सही ऑप्शन होएगा वो डी होएगा। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होगा। जितना ज़्यादा वो तत्पर रहेगा उतने अच्छे से वो कार्य सीख पाएगा बच्चा। नेक्स्ट है,
और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की गई है। तो वॉटसन ने जो है वह शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है। तो उत्तेजना, कपट, प्रसन्नता, भय, क्रोध, स्नेह या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले वॉटसन ने बताया है कि बच्चे में केवल 3 ही जो संवेग है वो उत्पन्न होते हैं, एक भय, क्रोध और स्नेह, जिनको वह प्रकट करता है। तो उन्होंने कौन से संवेगों की बात की गई है, 3 संवेगों की बात की है, भय, क्रोध और स्नेह। तो ये संवेग रहेंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।